नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कौरिक और आज मिडनाइट मूवीज में जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसमें एक किरदार मेरा भी है। कहानी शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर, हॉरर स्टोरीज, मूवी रिव्यूज और एनालिसिस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे बचपन की है। उस साल पहाड़ों में बहुत बारिश हो रहा था। एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए थे। सरकार ने पर्यटकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। चेक पोस्ट बहुत सारे लगा दिए। सिर्फ रेसिडेंट लोगों की कार चेक करके छोड़ा जा रहा था। तो इसी हालात का फायदा उठाने के लिए रहीम चाचा ने एक तरकीब सोचा। रहीम चाचा का घर पहाड़ के ऊपरी चोटी के पास था, एक महल जैसा घर। लेकिन उसमें वो अकेले रहते थे। किसी जमाने में उनका एक बड़ा परिवार हुआ करता था। कुछ लोग बीमारी में चल बसे और कुछ लोग उनके आदतों की वजह से उन्हें छोड़ के चले गए। रहीम चाचा को पैसों से बड़ा प्यार था। पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जाते और पैसा बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। यहां तक तो लोग भी कहते हैं उनकी बीवी की मौत की वजह भी यह था कि उन्होंने उनको डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया। पैसा बचाने के लिए कोई पहाड़ी हकीम से मुफ्त में दवाई लाकर दी और उनकी बीवी चल बसी। हालांकि इन सब कहानियों का कोई ठोस सबूत है नहीं लोगों के पास। अकेले आदमी के बारे में अफवाहें उड़ना कोई नई बात भी नहीं। उस साल रहीम चाचा को एक तरकीब सूझा। उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को घर बुलाकर अपना प्लान बताया। उस ग्रुप में मैं भी था। रहीम चाचा ने सोचा था कि अपने घर के रूम्स को वो पर्यटकों के लिए भाड़े पर चढ़वाएंगे। प्लान के अनुसार बच्चे पहाड़ी के नीचे से पर्यटकों को अपने फैमिली गेस्ट बताकर चेक पोस्ट पार करवाएंगे। ऊपर आने के बाद वो लोग सीधा रहीम चाचा के घर में रुकेंगे। उनके घर से छोटी दिख जाती है। वहां से नजर रखी जा सकती थी कि पुलिस किस समय छोटी पे नहीं रहते। मौका देख के लोग छोटी पे जाते और लौट आते। होटल में चेक इन न होने की वजह से किसी को बाहर के लोग आने का अंदाजा नहीं लगता। और अगर पुलिस चाचा के घर आ भी जाती तो वो उन टूरिस्ट्स को अपना रिश्तेदार बोल के बात को संभाल सकते थे। प्लान परफेक्ट था। जो बच्चा पहाड़ के नीचे से जितने टूरिस्ट लाके जितना कमरा भरेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। सब बच्चे इस बिजनेस में लग गए। मैं नहीं लगा। मुझे डर था कि बाबा को अगर खबर लग गया कि मैं रहीम चाचा के साथ मिलकर कानून तोड़ रहा हूं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। कुछ ही दिनों बाद मैं अपने दोस्त आर्यन के साथ पहाड़ी के नीचे घूम रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोग भी घर लौटने ही वाले थे। तभी हमें एक लड़की आके पूछी कि यहाँ कोई रहीम चाचा का रिश्तेदार मिलेगा क्या। मैं समझ गया कि वो भी स्कीम सुन के आई है। पता नहीं उस वक्त मैंने क्या सोचा। मैंने उस लड़की की मदद के लिए हाँ बोल दिया। वो लोग 4 दोस्त थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। मुझे और आर्यन को कार में बिठा लिए। हमने चेक पोस्ट पे बता दिया कि ये लोग हमारे कजन्स हैं और ये घर तक ही जाएंगे। ये लोग कल सुबह ही वापस चले जाएंगे। पोस्ट ऑफिसर को थोड़ा थोड़ा ऐसे कहानियों पे शक होना शुरू हो चुका था। उसने हमें जाने दिया। चेक पोस्ट को चकमा देने के बाद ये लोग बड़े खुश होकर सेलिब्रेट करने लगे। मैंने देखा कि ये लोग शराब भी पी रहे थे। उम्र में मुझसे बड़े थे तो मैंने टांग अड़ाना सही नहीं समझा। मुझे अचानक से गिल्ट महसूस होने लगा। मैं अपने घर के सामने ही उतर गया। रहीम चाचा का घर दूर से दिखा दिया। वो लोग थैंक यू बोल के चले गए। फिर मुझे कसम से कुछ नहीं पता क्या हुआ उस रात को, किसने किया था वो चीज। 1 महीने तक तो किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो तो एक दिन रहीम चाचा को अचानक से पुलिस उठा के ले गया। अगले दिन पेपर से पता चला कि उस लड़की की लाश मिली है रहीम चाचा के एक रूम से। पुलिस को इस घोटाले के बारे में पता चला तो बहुत सारे बच्चों को भी स्टेशन ले जाकर अंडरटेकिंग लिखवाया गया। मैं नहीं था उस लिस्ट में। आर्यन के अलावा पहाड़ी में किसी को पता नहीं था कि उस लड़की को मैंने चेक पोस्ट पार करवाया था। कुछ दिनों तक मुझे नींद नहीं आया, पर समय के साथ वो चीज़ सब भूल गए। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे रीच बढ़ाने में मदद करें। कहानी कंटिन्यू करते हैं तकरीबन 2 साल बाद। वैसे ही बारिश हो रहा था उस साल। टूरिस्ट बैन और चेक पोस्ट सब कुछ सेम। एक रात की बात है। तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली के बीच दरवाजे पे एक दस्तक हुआ। मैं अंदर रूम में था। कोई औरत की आवाज़ थी। मम्मी बात करने लगी तो मुझे समझ आ गया कि कोई जान पहचान वाली ही है। कुछ देर बाद बाबा घर आए। कुछ देर तक वो भी बात करते रहे। मम्मी ने फिर मुझे आवाज़ लगाई, कौरिक कौरिक।
मैं जा ही रहा था, फिर अचानक से तेज आवाज में बाबा बोलने लगे, निकल जाइए आप हमारे घर से, अभी निकलिए। मुझे अजीब लगा कि इतनी बारिश में बाबा रिश्तेदार को बाहर क्यों निकाल रहे हैं। मैंने बाहर जाकर पूछा भी कि ऐसी क्या बात हो गई थी। मैंने बाबा और मम्मी के चेहरे पे पसीना देखा। वो रिश्तेदार जो भी थी जा चुकी थी। बाबा ने बात बदल दिया और मुझे अंदर जाकर पढ़ने के लिए बोला। उसके अगले दिन खबर मिला कि रहीम चाचा नहीं रहे। उनके जनाजे में पहाड़ के लोग शामिल हुए, पर बाबा ने हमें जाने से मना कर दिया। मेरा एक दोस्त जनाजे में गया था। वो लौट के मुझे वहाँ के किस्से बताने लगा। जनाजे में लोग एक अजीब हादसे के बारे में बात कर रहे थे। रहीम चाचा के नौकर करीम की माँ ने तो पिछली रात को एक औरत रूम ढूंढने आई थी। रहीम चाचा पहले तो उसको पुलिस समझ के लौटा रहे थे, पर उसने रहीम चाचा को 5,000 रुपए थमा दिए। रहीम चाचा ने उसको रूम दे दिया, पर आज सुबह जब रहीम चाचा मरे हुए मिले तो ना वो औरत मिली और ना ही उसका कोई सामान। सुबह सुबह बिना बताए कोई क्यों ही जाएगा। शायद उसको रहीम चाचा की मौत का खबर मिल गया होगा और वो सोची होगी कि पुलिस घर आ सकती है। फिर भी किसी ने उसको देखा नहीं। पर था ही कौन घर में? करीम रात को वापस चला जाता है, रहीम चाचा तो अकेले ही रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये कहानी सुन के पिछली रात वाली रिश्तेदार याद आने लगी। बाबा रात को घर देर से वापस आए। आंखें मेरे हाथ में कोई धागा जैसा कुछ बांधने लगे। मैंने जब पूछा कि क्या चीज है तो मुझे गुस्से में घूरने लगे। आर्यन का मैसेज आया कि बाबा उसके घर गए थे और उन्होंने 2 साल पहले हुए हादसे के बारे में पूछा था। उसने बाबा को सब कुछ बता दिया था। ये सब सुन के मैं जितना कंफ्यूज हो रहा था, उससे ज्यादा मुझे बाबा की गालियों से डर लगने लगा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद डर के मारे मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया और मुझे बुखार हो गया। वो बुखार मुझे 1 हफ्ते तक था। बाबा और मम्मी काफी परेशान हो रहे थे। वैसे ही बुखार में एक रात में सोया था जब मैंने बाबा और मम्मी की बातें सुन ली। उस बारिश वाली रात कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आया था। कोई अधेड़ उम्र की औरत थी, रंग पीला, गले में चोट के निशान। अंदर आते ही मम्मी को बोली कि उसे अपनी बेटी का एडमिशन पहाड़ वाले कॉलेज में करवाना है। कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट में बाबा के दोस्त थे, तो ये कोई नई बात नहीं थी। मम्मी उन्हें अंदर बुलाती हैं, सोफे पे बिठाती हैं और बात करने लगती हैं। बड़ी अजीब थी। बार बार अंदर झांक रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। मम्मी ने बता दिया कि बाबा अभी तक लौटे नहीं। एक अजीब सी स्माइल दी उन्होंने मम्मी को। मम्मी ने उनके बेटी और फैमिली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उनकी फैमिली वैसे तो जालंधर से है, पर उनकी बेटी यहाँ 2 साल पहले शिफ्ट हो चुकी है। सुन के अजीब तो लगा कि शहर से लोग क्यों ही पहाड़ को शिफ्ट होंगे, पर मम्मी ने उस बारे में बात नहीं की। लेकिन वो करती रही, बोलती जा रही थी। मम्मी को नींद आने लगी, तभी उन्होंने कुछ ऐसा बोला। मम्मी की सारी नींद उड़ गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि आप सोच रहे होंगे मैं इतनी अजीब क्यों लग रही हूँ। एक्चुअली हमारे समाज में लोग जब मर जाते हैं, उनके शरीर को ऐसे ही हल्दी लगा दिया जाता है। मम्मी को लगा उन्होंने कुछ कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया। उन्होंने पूछा कि कौन मर गया, तो वो औरत तुरंत बोल पड़ी, मैं ही। ये गले में चोट के निशान नहीं देख रही आप? उसी समय की तो है। मम्मी कुछ बोल पाती, उससे पहले वो हंस पड़ी। मम्मी समझ गई कि उन्होंने मम्मी की आंखों में नींद देख ली थी, तभी ऐसा प्रैंक किया ताकि मम्मी के होश उड़ जाए। तभी बाबा भी आ गए। मम्मी ने बताया कि ये कॉलेज एडमिशन के लिए आए हैं। बाबा डिटेल्स पूछने लगे। बाबा पूछे कि उम्र क्या होगी बच्ची की, तो वो बताने लगी 2 साल पहले तक वो 21 साल की होने वाली थी। बाबा ने बोला, फिर तो वो 23 साल की हो चुकी होगी। क्या उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी? तो वो बोलने लगी कि 2 साल पहले वो फाइनल ईयर में थी। जब से वो इस पहाड़ पे शिफ्ट हुई है, तब से पढ़ाई छूट गई। बाबा को पहाड़ के सारे लोगों का पता था, तो वो पूछने लगे, कहाँ शिफ्ट हुई है? 2 साल से यहीं है। तो उन्होंने बताया कि कोई रिश्तेदार के घर को आई थी, फिर पता नहीं क्या हो गया। बाबा ने पूछा रिश्तेदार का नाम क्या था। तभी वो बाबा को देख के अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उन्होंने बोला, अभी पता चल जाएगा। वो अंदर देख के मम्मी की आवाज में गौरेक गौरेक चिल्लाने लगी। ये देख के बाबा और मम्मी बहुत डर गए और उसे तुरंत ही घर से निकाल दिया। मैं उसके बाद पहुंचा था उस रूम में। बाबा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था।
वो अगले दिन पुलिस स्टेशन गए और 2 साल पहले वाले हादसे के बारे में पता लगाया। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिससे अंडरटेकिंग नहीं लिखवाया हो? पुलिस ने बताया बच्चों की लिस्ट उन्हें रहीम चाचा ने खुद दी थी। बाकी चेक पोस्ट कांस्टेबल का कहना था कि उस केस लड़की वाले ग्रुप को 2 और बच्चे ऊपर ले गए थे, रिश्तेदार बोल के। उनमें से एक डॉक्टरों वाले घर का बेटा आर्यन था। अलंधर की पुलिस ने लड़की के दोस्तों से गवाही ले ली थी। शराब के नशे में हाथापाई हुई और बॉडी को छुपा के भाग गए थे। क्योंकि पहाड़ बंद था तो लड़की के घर वाले जब मिसिंग रिपोर्ट लिखवाए थे तो ये इलाका ढूंढा नहीं गया था। बाद में जब रहीम चाचा वाले स्कीम के बारे में पुलिस को पता लगा, रेड के दौरान लड़की की बॉडी मिली थी। मर्डर रिपोर्ट में गुनहगार मिल चुके थे और रहीम चाचा की लिस्ट में भी उन दोनों का कोई जिक्र नहीं था। तो पुलिस ने उस दूसरे लड़के को ढूंढना जरूरी नहीं समझा। आर्यन की फैमिली का बड़ा दबदबा है पहाड़ों में। पुलिस बेवजह अपने तकलीफें बढ़ाना नहीं चाहती थी। बाबा ने एक आखिरी सवाल पूछा कि क्या उस लड़की के परिवार के बारे में कुछ पता है? तो पुलिस ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़की की मम्मी बहुत परेशान रहती थी। फिर कुछ दिन बाद बेचैरी ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर लिया। बाबा को वैसे तो आर्यन का नाम सुन के सब समझ आ चुका था, फिर भी वो आर्यन के पास जाकर उस रात के बारे में सब कुछ सुनना चाहते थे। बाबा ने उससे 2 सवाल किए थे। क्या हमें पुलिस से पहले लड़की के मर्डर के बारे में पता था? क्या हमने रहीम चाचा से कोई पैसे लिए थे? आर्यन बताता है कि वो सवालों के जवाब सुन के बाबा के चेहरे पे एक शांति सी आई। गुस्सा तो वो फिर भी थे, पर शायद अंदर ही अंदर वो ये चाहते थे कि वो गलती मुझसे अनजाने में हुई हो। आप यहां तक वीडियो देख रहे, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाए। बाकी कमेंट सेक्शन में वीडियो में सुधार करने के लिए आइडियाज भी दे सकते हैं। पहाड़ों में भूत प्रेत की बहुत कहानियां चलती हैं, इसीलिए टोटके देने वालों का बिजनेस भी बढ़िया चलता रहता है। उन्हें से किसी का धागा मेरे कलाई पे बंधा हुआ था 2 साल तक। बाबा ने पूजा भी करवाए थे। हमारे पहाड़ों में ऐसी मान्यताएं हैं कि आप पूजा करके भूत से माफी मांग सकते हो। क्या ये सब सच में काम करता है? मुझे पता नहीं। मेरा बस ये सोच के गला सूख जाता है कि उस दिन अगर मैं मम्मी की आवाज समझ के जल्दी ड्राइंग रूम में आ जाता तो क्या मेरा हाल भी रहीम चाचा जैसा होता, या फिर वो सब बस किसी का प्रैंक और संयोग से हुआ एक गलत फहमी था। मुझे सच में नहीं पता। लेकिन आज भी किसी साल जोर से बारिश हो जाए और पर्यटकों पे पाबंदी लग जाए तो लोग कहते हैं कि एक औरत लिफ्ट मांगती है, रिश्तेदार बता के चेक पोस्ट पार करवाने को बोलती है। उसका चेहरा पीला रंग का होता है और गले में निशान। वो यहाँ अपनी बेटी के पास आई है।